सरकार पर मंडराता संकट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है। 100 करोड़ उगाही के मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपी की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिया है। इस जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई जांच से उद्धव सरकार खतरे में आ गई है। लगातार 2 महीने में 2 मंत्रियों के इस्तीफे, पहले वन मंत्री संजय राठौर और फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे से उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। सत्ता में काबिज होने के लिए बड़ी सूझबूझ दिखाकर और अपनी विचारधाराओं से समझौता करने के बाद बनी महाराष्ट्र सरकार अब अपने अस्तित्व को खोती हुई दिखाई दे रही है। कई पार्टियों के समझौते के बाद बनी उद्धव सरकार अब लचर अवस्था में रेंगती, गिरती और लड़खड़ाती हुई चल रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश में अब कुछ सही नहीं चल रहा, या ये कहें कि कुछ भी सही नहीं चल रहा। सचिन वाझे मामले में अब एक और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए जांच कर रही है, तो दूसरी ओर अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि दोनों एजेंसियां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अस्तित्व को लेकर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार के लिए आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस मामले में कुछ और नाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के लिए बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसा करना संभव नहीं है। सचिन वाझे एक छोटा आदमी है, उसको ऑपरेट करने वाले, हैंडल करने वाले सरकार में बैठे हैं। फडणवीस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि काफी देरी से इस्तीफा आया है। अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से आरोप लगने के बाद इस्तीफा देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना पर अब तक मुख्यमंत्री चुप क्यों है? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, या ये कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य के ज्यादातर मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी विपक्ष ने कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था। अब राज्य सरकार ने कहा है कि अगर सीबीआई राज्य में किसी मामले की जांच करेगी तो उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। हालांकि परमवीर सिंह मामले में सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश के तहत जांच करेगी। ऐसी चर्चा है कि कुछ दिन पहले शरद पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुलाकात की खबरों का खंडन किया है। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे कि मोदी सरकार विपक्षी दलों को दबाने के लिए सीबीआई, एनआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी कर रही है। अब मामला उगाही का सामने आया तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया। अब मामले में सीबीआई के प्रवेश से राजनेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि अदालत के आदेश से जांच परमवीर सिंह की नहीं बल्कि अनिल देशमुख की भूमिका की होगी। यही वजह है कि जांच के घेरे में कुछ और राजनेता और मंत्री आ सकते हैं। अगर सीबीआई संगठन के शक्तिशाली मंत्री रहे देशमुख पर शिकंजा कसना चाहेगी तो परमवीर सिंह के आरोपों के आधार पर आगे जांच करेगी। इसीलिए इस मामले में अभी काफी राजनीतिक ड्रामा होना बाकी है। कुछ दिन पहले परमवीर सिंह को सचिन वाझे मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया। इसके बाद परमवीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर प्रति महीना 100 करोड़ रुपए जुटाने के आदेश के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 20 मार्च 2021 को चिट्ठी लिखी। इसी आरोप की जांच अब सीबीआई करेगी। यह बेहद हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने पूर्व गृह मंत्री पर आरोप लगाया है। सीबीआई को अपने जांच में देखना होगा कि परमवीर सिंह ने अपने दावे में जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है। 2 महीने में उद्धव ठाकरे सरकार के जो मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, किसी भी सरकार के लिए 2 मंत्रियों का इस्तीफा शर्मनाक स्थिति होती है। कोरोना संक्रमण की स्थिति, सुशांत सिंह राजपूत मामले, धनंजय मुंडे पर यौन उत्पीड़न की आरोप,
पूजा चौहान की मौत, सचिन वाजे की गिरफ्तारी और परमवीर सिंह के गंभीर आरोपों के चलते विपक्ष ने सरकार के बायकॉट करने का फैसला लिया है। इन सब से सरकार की छवि प्रभावित हो रही है, लेकिन क्या इससे लोगों के मन में सरकार विरोधी छवि पर असर पड़ सकता है? विपक्ष के पास और मामले हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दूसरे मंत्रियों के नाम भी आ सकते हैं। ऐसे में सरकार की साख खराब होगी। ऐसी स्थिति में आम लोगों के बीच ये छवि बन सकती है कि ये भ्रष्ट सरकार है। सरकार की छवि धूमिल होगी। ऐसी किसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। उद्धव ठाकरे अब लगातार हर दरवाजे के पीछे खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या महाराष्ट्र सरकार के संकट टलेंगे या फिर जारी रहेंगे। और दो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे बृजमोहन श्रीवास्तव जी का, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी के। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनोद गोटिया जी जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। विनोद गोटिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। विनोद गोटिया जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। महाराष्ट्र सरकार लगातार जब से सरकार बनी, बड़े मुश्किल के साथ तो सरकार बनी, कई लोगों को इकट्ठा किया गया, विचारधारों पे कंप्रोमाइज किया गया, उसके बाद सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हुई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है और आप क्या कहेंगे, सरकार बचेगी या सरकार को गिराना ही एक लक्ष्य हो गया है? ये ब्रजमोहन जी से पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ जी, रहे हैं? विनोद गोटिया जी आपसे पूछ रहे हैं। विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं। ऐसा है कि जो सरकार बनी थी जी, वो सरकार बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दर्द पहुंचा के सरकार बनी थी, सिद्धांतों से समझौते करके जी। और आज वहां से शुरू हुई सरकार बाला साहब ठाकरे के मुंह पे कालिक पोतने का काम कर रही है। हाँ। इससे ज्यादा पिछले 1.5-2 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सरकार की उपलब्धि है। एक पुलिस कमिश्नर चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा है कि 100 करोड़ महीने की वसूली के आदेश एक मातहत कर्मचारी को दिए गए और उसके बाद चिट्ठी दबा के चीफ मिनिस्टर बैठा रहे और उस गृह मंत्री का पद भी छुड़ाना पड़े। इस्तीफा थोड़ी ना दिया जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। वो तो हाईकोर्ट के एक तरीके से हाईकोर्ट ने छुड़ा लिया उसका पद कि तुम इसमें रहने के लायक नहीं हो। और इसलिए इस्तीफा एक प्रक्रिया है, तो इस्तीफा से गुजर गए। वो कायदे से इस्तीफा तो मुख्यमंत्री को देना था, जिनके पास पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी भेजी थी कि एक्सटॉर्शन का काम चल रहा है, सैकड़ों करोड़ महीने की उगाही की बात चल रही है। और इस हद तक पहुंच गई कि एक संपन्न घराने को, औद्योगिक घराने को घेरने का प्रयास होने लगा और तमाम तरह की चर्चाएं बाजार में आ गई। मुख्यमंत्री को पता नहीं चला। और अगर मुख्यमंत्री को इतनी बात पता नहीं चलती तो वो मुख्यमंत्री रहने के लायक ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुरंत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम अपने हाथ काले पीले क्यों करेंगे इनकी सरकार गिरा के? ये तो अपने जनता के सामने जिनने नैतिकता खो दी है, एक ना एक दिन आपस में लड़ मर के से अपनी सरकार खुद गिरा लेंगे। हम क्यों इनकी सरकार गिराने का करेंगे? चलिए, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सरकार बनी, सरकार आपकी पार्टी भी शामिल हुई। आखिर क्या वजह रही कि सहमति नहीं बन पा रही है? लगातार जब से सरकार बनी तो आरोप लगी रहे हैं। 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। वन मंत्री ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सुशांत सिंह राजपूत का केस लगातार चला, उसमें भी सीबीआई जांच हुई, एनआई जांच हुई। लगातार जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हुई हैं। सरकार में क्या तालमेल नहीं बन पा रहा है? अगर बात करें उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे कुछ बोलने से बच पा रहे हैं, लेकिन वो सामना में खुलकर बोल रहे हैं। जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका ब्यूरो रिपोर्ट जो आपने दी है जी, मैं उसके सारे कंटेंट से पूरी तौर से असहमत हूं, क्योंकि बगैर होमवर्क के आपने वो रिपोर्ट तैयार की जी। जहां तक आपने जो प्रश्न किया, जो विनोद गोटिया जी ने कहा है, तो मैं बता दूं कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा को तकलीफ तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है। जिस कक्ष में बाला साहब ठाकरे बैठते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो वायदा किया उससे पीछे हट गए। जब उससे पीछे हटे तो उद्धव ठाकरे साहब के पास अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए और कोई रास्ता नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी झूठी पार्टी को बाहर करें और अपने नए साथियों के साथ सरकार बनाए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तौर से स्थायी है और ये जो सारी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि तीनों दलों की सरकार महाराष्ट्र की जनता के अनुरूप बहुत बेहतर काम कर रही है और आने वाले 3.5 साल भी बेहतर तरीके से काम करेगी और उसके बाद भी चुनाव जीत के आएगी।
यही तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, वो समझ नहीं पा रहे कि अब इस हालात में क्या करें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से विचलित हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास ये परमवीर सिंह जी का वो पत्र है जिसको लेके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कभी गृह मंत्री भारत सरकार के दरबार में पहुंचे तो कभी गवर्नर साहब के पास पहुंचे। इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं, इन तथ्यों की जानकारी विनोद घोटिया जी को है ही नहीं। इसमें जो मुद्दे उठाए हैं उस पर विनोद घोटिया जी कोई जानकारी नहीं रखते। अब जब इनको कोई जानकारी नहीं है तो मैं सोचता हूँ इनकी बातों का जवाब देने का कोई औचित्य भी नहीं है। ये खाली एक सुपरफिशियल बात कर रहे हैं, इनको गहराई कुछ नहीं मालूम। मैं घोटिया जी से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप नैतिकता की इतनी बात करते हैं और आप आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने ये कहा कि इनकी सेविंग अकाउंट में भ्रष्टाचार का पैसा जमा हुआ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मत जाइए, महाराष्ट्र के ऊपर केंद्रित रहिए। चाहिए उस आदमी को 6 महीने तक ये चलाते रहे, उस समय इनको नहीं देखा नैतिकता क्या होती है, उस समय इनकी समझ में नहीं आया कि किसी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ऑर्डर किया है इनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा है, जहाँ पर तो परमवीर सिंह ने एक खत लिखा है और उस खत के अंदर भी बता दूं जिन लोगों को उसने अपना कहाँ बनाया है, उन सारे लोगों ने कल रात को 8 बजे एनआईए के सामने जाके कहा कि हमारा जो नाम लिया है संजय पाटिल वो भुजबल, दोनों ने कहा कि हमारा नाम इन्होंने गलत किया है, हमारी इनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। इन्होंने अपने चूंकि वरिष्ठ अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी के रूप में इन्होंने हम लोगों की कनिष्ठता का दुरुपयोग किया है। ये किस मुंह से बात करते हैं? चलिए ठीक है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी बहुत सारी बातें होती है जो सुनी सुनाई होती है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी बहुत सारी जो बातें होती है अखबारों में जो छपता है, जो मीडिया में दिखाते हैं, वो सुनी सुनाई बातें होती है, आकलन भी होता है। ब्रजमोहन जी आपसे जानना चाहेंगे क्या अमित शाह और साहब यानी शरद पवार जी की मुलाकात हुई है? क्योंकि सामना में इस बात का कहा गया है कि दोनों की मुलाकात हुई है। अगर दोनों की मुलाकात हुई है, मामले में सीबीआई जांच हो रही है और सामना में यह भी कहा गया है कि सब कुछ साहब को सब कुछ पता था। अगर जो 100 करोड़ रुपए का उगाही का मामला है, अगर साहब को सब कुछ पता था, सीबीआई जांच होगी तो मामला तो साहब के घर तक पहुंचेगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आपने सामना कोट किया, आप मुझे दिखा सकते हैं सामना में ये शब्द, सामना में क्या लिखा है उन्होंने? मुलाकात को आप जी अभिषेक जी इनसे कहो सामना में ना पूछे, ये तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो बता। सामना आमना क्या होता है ये? ठीक है ब्रजमोहन जी, अमित शाह जी की मुलाकात पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह और शरद पवार जी की मुलाकात पर इस पे तो अमित शाह साहब को बताना है, वो बता चुके हैं प्रेस को, हमें क्या बोलना है? भारत के गृह मंत्री जी ने जो बात की है मुझसे सत्य माने या मैं जो कहूंगा वो सत्य होगा, ये बात तो गृह मंत्री जी को बताना चाहिए। घोटिया जी गृह मंत्री से पूछ के बताएं। विनोद जी, घोटियाल जी अमित शाह का तो कहना है कि बहुत सारी बातें होती है जो हम सार्वजनिक नहीं कह सकते हैं। तो शुरुआत तो अमित शाह साहब ने की ना, हम लोगों ने क्या बोला? घोटिया जी अमित शाह का कहना है कि बहुत सारी बातें होती है, मीटिंग्स होती है, लेकिन हम सार्वजनिक तौर पर हम इसको नहीं बता सकते हैं। हाँ तो ठीक बात है, सही कहा है, मर्यादा है राजनीति की अपनी एक, उसके बाहर जाके आदमी बात नहीं कर सकता है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने एक सुपरफिशियल बात कही, उतने में ये इतने बिलबिला गए। अगर मैं उसके अंदर उतर के पूरी जानकारी के साथ बात करूंगा तो श्रीवास्तव शब्दों का सही उपयोग करिए, बिल्कुल बिल्कुल हम दोनों मेहमानों से आग्रह करेंगे शब्दों का इस्तेमाल सही करें, मर्यादा रखें। एकदम सही शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं। आप कहने लगे कि घोटिया जी को नहीं पता, मतलब आप भर जानकार हो, दुनिया में आपको भर जानकारी है और किसी को जानकारी नहीं। आप तो हाई कोर्ट ने जो कहा है उसका जवाब दीजिए। अमित शाह ने क्या कहा है इस पर मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों परेशान है इस पर मत जाइए। हाई कोर्ट क्या कह रहा है उस पर जाइए, जो एनआईए की जांच चल रही है उस पर जाइए, जो सीबीआई की जांच चल रही है उस पर जाइए। आज जो रिपोर्ट पुलिस ने कितने पेज का ऑर्डर किया है, आप हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कितने पेज का ऑर्डर है पहले ये बताइए देश को। अरे एक लाइन का ऑर्डर है, एक लाइन का ऑर्डर है कि जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद 15 दिन में जांच हो और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाए। चैनल पे आ गए आप, है ना? जानकारी आपको कुछ नहीं मालूम और आपको ये नहीं मालूम पता कुछ कि उसमें हाईकोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है, क्योंकि आप जानते हो कि जब सत्य उजागर होगा तो क्या ऑर्डर किया है बताइए। सत्य उजागर होगा और अगर आपकी बताता हूँ आप कहीं उसमें जानकारी के साथ चैनल पे आ जाते हैं आप लोग।
चलिए भैया मेरे भाई साहब मेरे, आप बिल्कुल चिंतित मत रहे। आप तो ये बताइए कि शरद पवार जी क्यों मिलने गए थे अमित शाह से? किससे गए थे? अमित शाह साहब से पूछिए ना, मैं तो कह रहा हूँ। आप बताइए ना क्यों गए थे? गए तो आप थे, हमने नहीं कहा। आप बताइए ना कौन सा खाता फंस गया था? किसी लेवल में मेरी पार्टी से पूछने के पहले बताइए कि गए क्यों थे? उनको देश को आप बताना अपने आप चाहिए, को होशियार समझते हो? उनको बताना चाहिए। अमित शाह बताए किसने बोला? जिसको मिलने गया वो नहीं बताएगा कि मैं क्यों मिलने जा रहा हूँ, मेरी क्या मालूम ही नहीं है घोटिया जी, जिसके दरवाजे पे गए उससे पूछते हो कि क्यों गए, बताइए आप। अमित शाह साहब ने बोला है ना, हमारे किस नेता ने क्या बोला? अमित शाह साहब ने शुरुआत की, आप अपने घर में तो पूछ नहीं पा रहे। अमित शाह साहब भैया तो प्रेस पूछेगा तो बताना पड़ेगा ना। अमित शाह ने तो बचाने का काम किया आपके नेता को। साहब बताए ना, अरे भाई भारत के गृह मंत्री है, नेता आपके मिलने गए, बताएं मेरा नेता ये कहाँ का कानून है भैया? ये कौन सी परिपाटी को आप जन्म दे रहे हो? ये तो अमित शाह साहब बताए ना, एक बार बताए तो सही। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि गए। किसने कहा? कौन सी दुनिया को मालूम है? पूरे हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है। तब तो प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों मिलने आए थे, और तब अमित शाह ने कहा कि कुछ चीजें कहने की नहीं होती जी। अरे कहाँ गोटिया जी, आप भी बहुत चलो कोई बात नहीं। ब्रिजमोहन जी बात यही है कि अगर मुलाकात भी होती है, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया मुलाकात के बाद चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। हिंदुस्तान का मीडिया पूरा जीता है। चलिए ब्रिजमोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, सरकार आपकी सरकार चल रही है लगातार, जब से सरकार बनी कोरोना संक्रमण की स्थिति है, सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, उसमें भी सीबीआई जांच की बात आई, उसके बाद धनंजय मुंडे का यौन शोषण का मामला आया, फिर उसके बाद नया मामला सचिन वाजे का आ गया, उसके बाद परमवीर सिंह का आ गया। सरकार क्या यही करती रहेगी कि कभी काम भी कर पाएगी? अगर यही चलता रहा तो अब जांच आएगी और नेता भी कहीं ना कहीं उनकी बात भी आएगी। अब जांच, परमवीर इस चीज को उठा रहे हैं, इस बात को देशमुख भी कह रहे हैं, अब सीबीआई जांच करेगी। जांच में जो 100 करोड़ का मामला चल रहा है उगाही का, उसमें तो और लोग भी संकट में फंस जाएंगे। अभिषेक जी पहले आप अपने शब्दों का संशोधन करिए, कहीं भी 100 करोड़ की बात नहीं है। ये मेरे पास लेटर है अभिषेक उनका, परमवीर सिंह जी का, उसमें वो लिखते हैं मिस्टर पलाडे इन्फॉर्म एसीपी पाटिल दैट द ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी बिल्कुल ब्रिजमोहन जी, कलेक्शन ऑफ आरएस 40-50 करोड़, ब्रिजमोहन जी 100 करोड़ की बात नहीं है, आप लोग मिसलीड मत करिए। ब्रिजमोहन जी, परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है 100 करोड़ का, हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हाई कोर्ट का मामला है कि हाई कोर्ट ने गंभीर बताया है। हाई कोर्ट में भी नहीं है, आप हाई कोर्ट का मुझे ऑर्डर दिखाइए। अरे अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, आप बताइए, आप ये बताइए कि मामला कितने का? ठीक है, आप बताइए क्या उगाही का मामला है और मामला कितने का है? तो कुछ मानता ही नहीं है, इनकी कैपेसिटी देखो पचाने की। क्या पूछा आपने उगाही का? जी ब्रिजमोहन जी, ये बताइए कि जो आपके पास है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कितने का मामला है? 100 करोड़ का नहीं है तो कितने का मामला है? जो उन्होंने आरोप लगाया है हाँ, बगैर सबूत के, और जो 2 लोग अधिकारियों के उन्होंने नाम बताए थे, हाँ, उन दोनों लोगों ने रिटर्न एफिडेविट दे दिया है कि हमसे कोई परमवीर सिंह की बात नहीं हुई थी, नितांत उन्होंने हमारे नाम का दुरुपयोग किया है। कल एनआईए के सामने रात को 8 बजे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। हाँ, मतलब बड़ा अधिकारी बोले तो झूठा और छोटा अधिकारी बोले तो सही है। कंधे पे लेके घूम रही है। बड़ा अधिकारी जो कमिश्नर है वो जो बोले वो गलत है, और बाजे बोले तो सही है। हाँ गोटिया जी जिस तरीके से ब्रिजमोहन जी बोल रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं है। हाँ, कोई मामला नहीं है, हाईकोर्ट पर समय नहीं है, हाईकोर्ट के पास कोई काम नहीं है, तो बिना काम के कामों में लगा हुआ है हाईकोर्ट। क्या करेगी? यह है प्रश्न आज सबसे बड़ा प्रश्न। ये है अभिषेक जी कि बड़ा अधिकारी जो कमिश्नर लेवल का अधिकारी है वो बोले तो झूठ है, बाजे लेवल का अधिकारी एफिडेविट दे दे तो सही है। मामला कोई है ही नहीं, हाईकोर्ट के पास कोई काम नहीं है, समय फालतू पड़ा हुआ है, इसलिए वो ये सब चीजें सुनता रहता है और ऑर्डर करता बिल्कुल रहता है। सवाल तो यही है कि जब मामला ही कुछ नहीं है, अगर ये मामला नहीं है तो फिर गृह मंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, है ना? और इनका इस्तीफा तो ऐसे खेल खेल में इस्तीफा क्यों देना पड़ा? गृह मंत्री इस्तीफा कैसे दे दिया आसानी से अगर कोई मामला नहीं है तो? खेल खेल में दे दिया, खेल खेल में। श्रीवास्तव जी आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इस्तीफा क्या आरोप प्रत्यारोप में दे दिया जाता है? कोर्ट का सम्मान किया है, देश के कानून का सम्मान किया है, आपके नेताओं ने सम्मान नहीं किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, येदियुरप्पा ने इस्तीफा नहीं दिया। आप तो महाराष्ट्र पे रहो। हाईकोर्ट अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा है, येदियुरप्पा जी को 2006 का केस चल रहा था,
आप एक छोड़ दिया जिसके ना, खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, जो पूरी तरह से भ्रष्ट पाया गया है, आप उसको मुख्यमंत्री बना के रखे हुए और आप हमको सिखा रहे हैं, हमें सिखाइए। आप अपने घर में पहले पूछिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हट गए उनके बारे में पता लगाइए कि हाईकोर्ट ने उनके बारे में क्या ऑर्डर किया था, येदियुरप्पा जी के लिए क्या बोला है, आपको कुछ मालूम नहीं है। और आपको हमको तो कुछ नहीं पता यार, हम लोग तो ऐसे पार्टी चला रहे हैं, बीजेपी पूरी हम लोगों को कुछ नहीं पता। खुद के लिए दुनिया का सारा ज्ञान श्रीवास्तव जी के पास है, एक देश दुनिया का सारा ज्ञान श्रीवास्तव के पास है, इसलिए इतनी बड़ी पार्टी वो चला रहे हैं। हम तो एक छोटी मोटी पार्टी के कार्यकर्ता है जिसका देश में कोई वजूद नहीं है, हमको कोई चीज नहीं पता है। हम ऐसे ही एक छोटा सा राजनीतिक दल चला रहे हैं, हमको कुछ नहीं जानकारी। आप बहुत बड़ा राजनीतिक दल चला रहे हैं, आपको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कुछ मालूम नहीं है ना? मैं कुछ नहीं मालूम हमको, हम तो ऐसे ही राजनीतिक दल चला रहे हैं। खेल खेल में पूरे देश में जनता हमको चलाए जा रही है, ना आपके पास कोई पेपर है। चलिए ठीक है, गोटिया जी एक सवाल आपसे भी है, गोटिया जी एक सवाल आपसे भी है कि अभी सीबीआई जांच एजेंसी लगी हुई है, एनआईए जांच एजेंसी लगी हुई है, बहुत सारी जो जांच एजेंसियां होती है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां होती है, वो उन राज्यों पर ही क्यों सक्रिय होती है जहां पर बीजेपी का शासन नहीं होता है? मेरा कहना ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हाँ, कि ये एजेंसियां केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, हमारी तरफ से इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये एजेंसियां अगर वहाँ काम कर रही हैं तो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों पर काम कर रही हैं, और इसलिए ये मामला गंभीर मामला है। देश के जो एनआईए जिसकी जांच कर रही थी जिस मामले की, वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति को एक थ्रेटनिंग, एक तरह से धमकाने का और एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था, इसलिए एनआईए ने उसको अपने हाथ में लिया है। विस्फोटक मिले थे, और ये जो सीबीआई जांच है ये तो माननीय हाईकोर्ट के कहने पे हो रही है, हमारे कहने पे तो हो नहीं रही है। और इसलिए केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि ये केंद्र की एजेंसियां करेंगी। जहां राज्य निष्पक्ष नहीं होगा वहां केंद्र सरकार की एजेंसियां करेंगी। इनको तो लग रहा था कि अब सीबीआई जांच कर नहीं सकती क्योंकि हम परमिशन देंगे नहीं, इनको तो पता ही नहीं था कि हाईकोर्ट भी बीच में कह सकता है कि जांच करवाओ सीबीआई से, और इसलिए ये बाकायदा निश्चिंत थे कि कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और पवार साहब इस बात की बीन बजा रहे थे कि नहीं साहब, वो तो ईमानदार आदमी है, कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अब हाईकोर्ट ने कह दिया तो गले में फंस गया, अब गले में फंस गया तो अब उसका रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है, और इतनी सारी बातें हो रही है कुल मिला के। लेकिन गोटिया जी एक सवाल ये भी है कि जो ममता बनर्जी ने सारी विपक्षी पार्टियों को एक पत्र लिखा है कि अब सबको समझने की जरूरत है जी, केंद्र जो है, केंद्र सरकार है, वो पार्टियों को जो राज्य में है जहां बीजेपी शासित नहीं है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई देश की जनता फैसला करेगी ना। रोज आम चुनाव हो रहा है किसी न किसी प्रांत में, रोज भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है, 282 से 303 पे जा रही है। बात तो यही है, बात तो यही है कि बीजेपी पार्टी जीत के आ रही है, लेकिन तभी तो अब बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी अब केंद्र का दबाव बन रहा है। जो कहना चाह रहा हूँ आप सुनिए तो मेरी बात पूरी करने दीजिए। और इसलिए देश की जनता जान गई है, ये चिट्ठी लिखे या पत्री लिखे, सबको इनका इतिहास और भूगोल पता हो गया है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि सबको नमस्कार करना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, दुनिया में आजकल जो भी हो रहा है वो भारत की उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका है। और कुछ लोगों को ये चीज पच नहीं रही है, जो लोग अपने परिवारों के लिए काम करते रहे, 100-100 करोड़ के अंगूर पैदा करते रहे एक साल में, ऐसे लोगों को थोड़ा कष्ट तो होगा, आप भी समझ सकते हैं। चलिए बृजमोहन जी आप जवाब दीजिए, जो ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए हमेशा एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है जी। आपको 1977 में जाना होगा जी। आज की जो भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। सत्ता में आने के लिए इन्होंने अपने जनसंघ का नाम बदल दिया, अपना झंडा जला दिया जो इनका दिया हुआ करता था, और उसके बाद ये जनता पार्टी बना ली इन्होंने जी। और जनता पार्टी जब बनाई उसमें इन्होंने उन लोगों के साथ समझौता किया जिनकी विचारधारा का और इनकी विचारधारा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि सत्ता चाहते थे, और उस समय चूंकि इंदिरा गांधी एक बहुत ताकतवर नेता थी, बहुत ताकतवर थी, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए अंधकार में जनसंघ ने अपना सब कुछ भूलकर एक सशक्त विपक्ष बनाने की तैयारी। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी जरूरत होती है कि हमेशा विपक्ष मजबूत रहे, और जो सत्ता पार्टी होती है वो भी ये चाहती है कि एक मजबूत विपक्ष सामने रहे
जिससे कि जनता की इच्छा के अनुरूप सरकार काम कर सके। लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। निश्चित रूप से उनको इस बात का अग्रवाल श्रीवास्तव जी बहुत बुद्धिजीवी आप हैं, माफी आपसे चाहता हूँ। कोई भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि खत ना लिखा जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अभी भी विचारधाराओं पर समझौता हो रहा है। अगर विचारधाराओं पर समझौता ना होता तो आपकी पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार ना बनाती। क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं? विचारधाराओं पर समझौता अभी भी चल रहा है और आपकी पार्टी भी कर रही है। अगर महबूबा मुफ्ती के साथ अगर बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ती है, अलग मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा, विचारधारा दोनों की अलग, तो वो एक हो सकते हैं। तो क्या बात है, हम लोग क्यों नहीं हो सकते? इस पे किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? बस यही है। चलिए आखिरी सवाल है, समझौता, विचारधाराओं पर समझौता आप भी कर रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हमारे पास वक्त कम है। ब्रजमोहन जी, क्या 5 साल सुचारू रूप से आपकी सरकार चल पाएगी? 100% चलेगी। 3.5 साल अभी चलेगी और आने वाले 5 साल भी चलेगी। बीजेपी को तकलीफ ही है, बीजेपी के 23 से ज्यादा विधायक। चलिए विनोद गोटिया जी, आखिरी सवाल यही आपसे। विनोद गोटिया जी, आपकी भी आखिरी प्रतिक्रिया, क्या 5 साल तक एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, जो गठबंधन की पार्टी सरकार चल रही है, क्या वो सुचारू रूप से 5 साल तक काम करती रहेगी? चलेगी। मैंने आपसे कहा गोटिया जी, गोटिया जी, तीनों पार्टियों की सरकार आने वाले 3.5 साल हो चुका है, 3.5 साल चलेगी और इसके बाद आने वाले 5 साल में भी हमारी सरकार जीत के आएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए विनोद गोटिया जी और ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। लेकिन जिस तरीके से सियासत चल रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार में भूचाल सा आया हुआ है, अब विचारधाराओं की बात आती है, विचारधाराओं में समझौते की बात आती है और कहीं ना कहीं पार्टी में यह नीति चल रही है कि हमें किसी भी तरह से सरकार में काबिज होना है, अपने हाथ में सत्ता लेना है। अभी सत्ता की लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ जहां पर प्रेशर बन रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या विपक्षी दल का हो, बराबर चल रहा है, पार्टियों को गिराने का काम कर रहा है। अब राजनीति से बढ़कर यह मुद्दा आगे भी बढ़ता जा रहा है, यानी सत्ता की लालच इतनी बढ़ गई है कि राजनीति और विचारधारा जिसका दूर दूर तक संबंध नहीं रहा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।